नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं खुर्जा में, जहां पर हमारे साथ पूर्व चेयरमैन यहां के राजीव बंसल जी हैं। राजीव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार बरखा जी, आपका मैं खुर्जा में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ये बताइएगा राजीव जी, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कल बुलंदशहर में आपसे योगी नाथ जी से मुलाकात हुई, तो मुलाकात आपकी कैसी रही? मुलाकात बहुत बढ़िया रही। ये हमारा सौभाग्य अगर रहा कि आदरणीय पूज्य योगी जी के साथ हमने भेंटवार्ता की और हमारा विषय जो था वो खुर्जा पोर्ट इंडस्ट्री के विकास को लेकर था और बड़ा सकारात्मक आदरणीय योगी जी ने उसका हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खुर्जा की क्रॉकरी आती है, तो प्रशासन के सभी अधिकारी और आदरणीय योगी जी उसको उद्योग को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। तो ऐसे समस्याएं तो खुर्जा में बहुत सारी हैं, तो आपने चलिए पोल्ट्री के लिए तो बताया ही, पर और भी जो समस्याएं उस पर क्या चर्चा रही आपकी? देखिए, समस्याएं विशेष रूप से जो हमारी पोल्ट्री की इंडस्ट्री की बात है, हमने उन समस्याओं को ही केवल योगी जी के समक्ष रखा, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते उनके पास गए थे। बाकी तो समस्याएं जीवन भर में चलती रहती हैं। हमने जो पोल्ट्री के विषय में रखा वो ये रखा, एक तो जीएसटी की दर हमारी 12 से 5% हो जाए और दूसरा जो डीजल जो हमारा फ्यूल है, जो हम गैस यूज़ करते हैं, वो ज़िले में हमें सबसे ज़्यादा कीमत पर मिलता है। हमने उनसे कहा कि जो सिकंदराबाद में रेट पर गैस वहाँ के उद्यमियों को मिल रही है, उसी रेट पर हमें मिले। तीसरा जो विषय था वो था जनरेटर वाले विषय में। एनजीटी ने कुछ आदेश किए हैं कि एनसीआर में जनरेटर जो है वो गैस बेस्ड जेन सेट चलेंगे, तो हमने कहा है कि या तो हमें इस पर सब्सिडी दिलाई जाए या हमें समय दिलाया जाए, कि चूँकि अभी पोर्टर्स पिछले 2 वर्ष से कोरोना के बाद और उसके बाद ये इंडस्ट्री में इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो नए जनरेटर 20 लाख 15 लाख के खरीद पाए। अच्छा, खुर्जा तो पोल्ट्री के लिए जाना भी जाता था, पर अब देखा जा रहा है कि इसका जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे उतरता जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, स्तर तो दिन प्रतिदिन नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन हाँ इंडस्ट्री में थोड़ा सा डाउनफॉल है। अब बहुत से कारण हैं, चूँकि जीएसटी में आने के बाद थोड़ा सा समय लगता है डेवलप करने में, लेकिन लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। जो माल पहले बगैर बिल के जाता था, बिल से जा रहा है, तो थोड़ी सी कीमत में इजाफा हुआ। इसीलिए हमने योगी जी से कहा कि अगर चूँकि हमारी जो यूजबिल चीज़ है वो बहुत कम पैसे की है, 2, 4, 5 रुपये वाला हम मग बनाते हैं, उस पर जीएसटी 12% हो जाने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हमने उनसे आग्रह किया कि अगर जीएसटी की दर आप 5% करेंगे तो हमारा इंडस्ट्री जो सर्वाइव कर पाने की स्थिति में होगी। अब स्वयं भी आपका कारखाना है और हम जानना चाहते हैं कि ये कारखाना जो आपका ये उद्योग है, ये चलाने में और क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, 2 समस्याएं हैं बेसिकली। तो जो मैंने बताया, जीएसटी की दर में वृद्धि, जिसके कारण हम नंबर 1 में माल बेच पाने में थोड़े से परेशानी महसूस करते हैं। दूसरा, एक ही डिस्ट्रिक्ट में जब गैस हमको महंगी मिलेगी और दूसरे शहर में, दूसरे टाउन में वो सस्ती मिलेगी, तो निश्चित रूप से कंपटीशन के भाव में हम पिछड़ेंगे। ये 2 मेन समस्या हैं। बाकी तो भगवान हमारे साथ है, योगी जी जैसा कुशल शासक हमारे बीच है। हमें लगता है कि हम अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे आप ऐसे व्यापारी तो हैं ही, पर साथ ही साथ आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आपका ये जो राजनीति में कदम रहा है, ये कैसा रहा है और इसका अनुभव हमारे साथ साझा करिएगा। जी, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं चूँकि छात्र राजनीति में एबीपी से जुड़ा हुआ था, एबीपी से जुड़ा होने के कारण राम मंदिर आंदोलन में मेरी सक्रिय भागीदारी रही। मैं कार सेवक के रूप में राम जन्मभूमि भी गया और उस समय श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए हम रात दिन संकल्पित थे। तो कालांतर में ये तय किया कि भाई राम जन्मभूमि के साथ साथ हमें राजनीति में भी श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। तो हमारे उस समय संघ के जिला प्रचारक हुआ करते थे आदरणीय गंगाराम जी भाई साहब, उनका आदेश हुआ कि राजीव जी आप युवा मोर्चा में जाइए, युवा मोर्चा में काम करिए। तो मैं युवा मोर्चा में उस समय महामंत्री बना, फिर अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, फिर मंडल मैन का महामंत्री बना, फिर उपाध्यक्ष बना, जिले में पदाधिकारी रहा। जिले में पदाधिकारी के बाद फिर मैं सभासद भी बना एक बार। फिर 2006 से 2011 तक मैं नगर पालिका का चेयरमैन भी रहा। इस बार मैंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी के नेताओं ने किसी और निर्णय को करके उनको मौका दिया, वो भी जीत गए। तो क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? अब ये तो बड़े लोग ही बता सकते हैं, मैंने तो अपना पुरजोर मांगा था। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर जो भी समस्या रहेगी उसकी वजह से टिकट नहीं मिला है, तो मतलब ये कहा जा सकता है? हाँ, ये तो बेहतर वही बताएंगे जिन्होंने टिकट बांटा है, मैं क्या बता सकता हूँ।
मैं कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हूँ। कि हमने जो सर्वे किया था उसमें तो बच्चा चाह रहा था कि आप ही आए, क्योंकि आपका जो कार्यकाल पूर्व में रहा है उससे खुर्जा की जनता बहुत संतुष्ट रही है। नहीं, जनता के बीच रहने के कारण जनता संतुष्ट रहती है, और जब आप ग्राउंड रूट पर काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से आपके अच्छे और बुरे कामों को दोनों का मूल्यांकन करती है। जनता बहुत विद्वान है। हम सोचते हैं कि जनता को हम मूर्ख बना लें, आज वो समय नहीं है। जनता में बहुत योग्य लोग बैठे हैं, वो अच्छे और बुरे का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद वो तय करते हैं कौन व्यक्ति उपयुक्त है। निश्चित रूप से जनता मेरे साथ थी, लेकिन शायद मुझे लगता है मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे अब खुर्जा में आपको क्या लगता है कि और जो समस्याएं हैं उसका क्या निवारण अब निकल रहा है या नहीं? देखिए, खुर्जा आने वाले समय में निश्चित रूप से विश्व के पटल पे एक मुख्य नगरी के रूप में डेवलप होगा, और उसका कारण है जेवरम में एयरपोर्ट का होना और खुर्जा में पोर्ट इंडस्ट्री का होना। तो कनेक्टिविटी से जुड़ जाने के कारण यहाँ इंडस्ट्री, चूँकि हम एशिया में सबसे ज़्यादा क्रॉकरी का निर्माण आज भी खुर्जा में करते हैं। सरकारी सुविधाएं जो हैं अथवा नहीं हैं वो सब विषय एक अलग विषय है, वो राजनीतिक विषय है। लेकिन हम ये मानते हैं कि खुर्जा का पोर्ट उद्यमी बहुत संघर्षशील है, बहुत मेहनती है, रात दिन अपने बच्चों सहित, परिवार सहित इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगा हुआ है, और इसी कारण से हम आज चाइना को टक्कर दे पा रहे हैं। गुणवत्ता भी उसके से बढ़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब शहर बढ़ता है तो इसलिए आबादी भी बढ़ रही है, जब शहर बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। ये खुर्जा टाउन जो बना हुआ था पुराने समय में, लगभग 25,000 की आबादी के हिसाब से बना हुआ था। तो सारे इसके सीवरेज जो थे वो भी उसी के अनुसार बने हुए थे, सारी सड़कें थी वो भी उसी के अनुसार बनी थी। लेकिन आज आबादी 2-2.5 लाख है, तो वो कॉम्पिटेंट व्यवस्था नहीं हो पा रही, इस कारण से थोड़ी सी समस्या है। तो ये तो समस्या है, अब देखिए कब ये समस्याओं का समाधान निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और हम जानते थे आप सेवा रूप में भी काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो उन कार्यों के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, मैं चूँकि संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और संघ जो है वो चाहता है कि समग्र समाज, भारत में रहने वाले नागरिक एक समान हो। हमारे जो आदर्श हैं आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी यही कहना था कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी इस देश में उतना ही समान अधिकार है जो एक बड़े आदमी को है, तो उसको भी उसका हक, अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी के लिए संघ और हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि समानता का भाव एक समाज में रहे। आप अच्छे व्यापारी हैं, ईश्वर आपकी मदद करे, आप और अच्छे हो, लेकिन जो लास्ट पायदान पे बैठा व्यक्ति है उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको भी हाथ पकड़ के हमें अपने साथ लाना है। यही सोचकर हम समाज सेवा करते हैं। रामलीला जो समिति है उसमें भी आप प्रबंधक हैं, तो इस बार जो प्रबंध हो रहा है वो कैसा है? देखिए, ये मूल्यांकन तो जनता करेगी, लेकिन हम तो राम जी के भक्त हैं, राम जी की सेवा में हमारा जीवन है। हम अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जनता अप्रिशिएट भी कर रही है। 2-3 चीज़ हमने इस बार समाप्त की है। एक तो वर्गल्टी समाप्त करी है, ना मेले में कोई डांस होगा, ना कोई नौटंकी होगी, केवल रामलीला पे आधारित कार्यक्रम होंगे, राष्ट्रभक्ति के आधारित कार्यक्रम होंगे, देशभक्ति के संबंधित कार्य होंगे, धर्म संबंधित कार्य होंगे। मतलब उसमें से आपने जो जैसे लोगों के लिए उस बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि लोग सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। देखिए, ये तो सरकार के मानक हैं, उन मानकों को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य बनता है, और निश्चित रूप से हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जब हम जनता को आमंत्रित कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा का भाव और सुरक्षा पैसेज की तैयारी भी हमको करनी चाहिए। जब दशहरा का मेला होता है तो लगभग 1 लाख की भीड़ जहाँ मेले में होती है, लक्खी मेला कहलाते हैं, तो उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं मैं अपने रामलीला कमेटी के सम्मानित सदस्यों के साथ मिलकर हम सब लोग उनको व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आपका अगला कदम राजनीति क्षेत्र में क्या होगा? देखिए, राजनीति में अगला कदम क्या होगा ये तो जो मेरे शुभचिंतक बैठे हैं वो तय करेंगे, या परमात्मा तय करेगा। आपने क्या सोचा है? मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मैं भाजपा की सेवा में रहूँगा, और अगर मौका मिलता है पार्टी कहीं निर्वाचन करने के लिए दोबारा मौका देती है तो मैं सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार। ये थे हमारे साथ राजीव बंसल जी, जो कि एक व्यापारी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और ये काफ़ी कार्य सेवा रूप में करते रहे हैं, तो खुर्जा की जनता इन्हें बहुत पसंद करती है। पर देखना तो ये है कि इनका राजनीतिक क्षेत्र में अगला कदम क्या होता है। तब तक लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवदुर्गा, दीपावली,
भैया दूज, दशहरा और जो भी हमारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं उन सब के बारे में बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी सजावट, शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। समस्त भारतवासियों को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय भारतवासियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपों के पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और खील बतासों को वितरित करें, सभी से मेल मिलाप करें, बच्चों पर विशेष सावधानी रखें, पटाखे चलाएं, लेकिन बच्चों को अपनी निगरानी में ही पटाखे चलाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को पुनः नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए सबके शुभ की कामना करता हूं। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। नवरात्रों का समय शुरू होने वाला है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अर्जुन सिंह, ग्राम पंचायत रनियावली, ब्लॉक रनिया, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। आप सभी देशवासी एवं ग्रामवासियों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस त्यौहार को जश्न व उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। अपने खुर्जा विधानसभा, पूरी विधानसभा खुर्जा को दशहरा ग्राम प्रधान नीरज सिंह चौहान की तरफ से नवरात्र, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार भरा संदेश अपने सारे क्षेत्र की जनता के लिए। हमारी विधानसभा खुर्जा पूरी खुशहाल रहे, जगमगाती रहे, इसमें चार चांद लगते रहें, जिससे हमारे क्षेत्र का योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के लिए भरपूर प्यार व स्नेह बना रहे। मैं अपने क्षेत्रवासी जो जनता से कहना चाहता हूं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आए। धन्यवाद। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में सब विदित है कि कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। नारी शक्ति को प्रणाम किया जाता है। माँ दुर्गा चूँकि सभी देवताओं के शक्ति का समूह है, इस दुनिया की जननी है, तो नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल आदरणीय योगी जी बुलंदशहर आए थे और केवल महिलाओं से ही उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो ये महिलाओं को अधिकार देने की बात, नारी सशक्तिकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो माँ दुर्गा से ही प्रेरित होकर कर रही है। आने वाले समय में आपको पता है कि दीपावली आ रही है नवंबर माह में, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी मित्रों पर, सभी नगरवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे भारत पर, इस विश्व पर हो। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। नवरात्रियों के पवित्र पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा माता रानी आप पर इतनी कृपा करे कि आपका व्यापार, आपका परिवार सब खुशहाल रहे। मेरी यही शुभकामना है। बहुत आप सभी का मैं आभारी भी हूँ। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। पहले करवा चौथ, अघोई अष्टमी,
दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हर्षोल्लास के साथ आप ये त्यौहार मनाते हुए आप सभी को खुशी और परिवार को खुशी और आपका व्यापार निरंतर तरक्की पर रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.